हरियाणा के दो ही मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, पहला किसान और दूसरा बेटी। इलेक्शन कमीशन पर पहले भी हमें भरोसा नहीं था, हमने कई बार इलेक्शन कमीशन से अपील भी की थी ईवीएम को लेकर। अब इन्होंने डेट बढ़ा दी। अब सोचिए चुनाव से पहले, ठीक ऐसे ही जब वोटों की गिनती होती है तब भी ये दिन बढ़ा देते हैं। क्या साजिश है हरियाणा चुनाव से पहले, क्योंकि मोदी जी तो ये जानते हैं कि इस बार वो हरियाणा का चुनाव हार रहे हैं। सीएम पद की कुर्सी तो जाने वाली है, विधानसभा चुनावों में हाथ तय है इन लोगों की। अब वो स्टार प्रचारक बनाए हैं मोदी जी ने, अमित शाह आएंगे हरियाणा में, बहुत प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन हरियाणा की जनता उन्हें हरियाणा घुसने नहीं देगी। विनेश फोगाट का मुद्दा, किसानों का मुद्दा बहुत जरूरी है हरियाणा वालों के लिए, तो उन्हें घुसने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। हरियाणा में चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई और एक बार फिर से उसकी तारीखें बदल दी गई। हमारे साथ है तनु, जो कि कांग्रेस की मेंबर है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हरियाणा के चुनाव के डेट बढ़ा दिए गए हैं, आप क्या बोलेंगे आप इस बात को लेकर? देखिए, इलेक्शन कमीशन पर पहले भी हमें भरोसा नहीं था, हमने कई बार इलेक्शन कमीशन से अपील भी की थी ईवीएम को लेकर, लेकिन उन्होंने तब नहीं सुनी। अब इन्होंने डेट बढ़ा दी। अब सोचिए चुनाव से पहले, ठीक ऐसे ही जब वोटों की गिनती होती है तब भी ये दिन बढ़ा देते हैं। तो क्यों बढ़ाई जा रही है? क्या साजिश है हरियाणा चुनाव से पहले? क्योंकि मोदी जी तो ये जानते हैं कि इस बार वो हरियाणा का चुनाव हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने खट्टर जी को हटाकर नायाब सिंह सैनी जी को 4-5 महीने का सीएम बना दिया। क्योंकि वो जानते थे कि खट्टर जी अगर हार जाएंगे तो फिर क्या होगा हरियाणा में, हरियाणा उनके हाथ से चला जाएगा और खट्टर जी ऐसे ही घूमते फिरेंगे। लेकिन खट्टर जी को पोजीशन चाहिए थी, इसलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ लिया, नायाब सिंह सैनी को सीएम बना दिया। अब सीएम पद की कुर्सी तो जाने वाली है, विधानसभा चुनावों में हाथ तय है इन लोगों की। लेकिन भाजपा के तो लोग कह रहे हैं कि इस बार फिर से हम लोग तीसरी बार जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। और अभी हमने एक न्यूज़ सुनी है कि शायद हो सकता है कि कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करे, ऐसी सूत्रों की खबर है। तो आप क्या कहेंगे इस बात पे? देखिए, मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। जैसे वो भाषणों में गलत बोलते हैं और करते कुछ हैं, ठीक वैसे ही मोदी जी जो 400 पार का नारा दे थे वो भी फेल हो गया। अब वो स्टार प्रचारक बनाए हैं मोदी जी ने, अमित शाह आएंगे हरियाणा में, बहुत प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन हरियाणा की जनता उन्हें हरियाणा घुसने नहीं देगी। विनेश फोगाट का मुद्दा, किसानों का मुद्दा बहुत जरूरी है हरियाणा वालों के लिए, तो उन्हें घुसने नहीं देंगे। और रही बात हमारे गठबंधन की, तो मैं आपसे कहती हूँ कि आम आदमी पार्टी के साथ अगर कांग्रेस बातचीत करती है और अगर उनको लगता है कि हाँ दोनों की डिमांड्स रेलेवेंट है, तो उन डिमांड्स को देखते हुए आपस में तय कर लेंगे। वो तो राहुल गांधी जी, वो तो आला कमान तय कर लेगा। उसके लिए मोदी जी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर अकेले चुनाव लड़े, चाहे हम गठबंधन में चुनाव लड़े, चाहे हम कैसे भी चुनाव लड़े, इस बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। और इस बात का आभास मोदी जी को 6-7 महीने पहले हो गया था, इसलिए सीएम चेहरा बदल दिया उन्होंने। अच्छा, राहुल गांधी की तारीफ आजकल स्मृति ईरानी साहब कर रही हैं। अभी उन्हें एक पॉडकास्ट में गई थी, उन्होंने उनकी तारीफ की कि भाई अब वो पहले से मैच्योर हो गए हैं। उनकी सफेद टी शर्ट की भी बात वो कर रही हैं। तारीफ की है, मैं वही देख रही थी, वो वीडियो मैंने देखी। स्मृति ईरानी तो बदल गई हैं। अब कंगना जी प्रहार कर रही हैं। अब वो सोच रही हैं कि जब कंगना ने मेरी जगह ले ही ली है तो क्यों ना अब राहुल गांधी जी के साथ ही चल लिया जाए। तो स्मृति ईरानी की तो कोई जरूरत नहीं है हमारी कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी जी पर जो आरोप लगाए वो निंदनीय है और हम उसे कभी भूल नहीं सकते। वो इतिहास में लिखे जाएंगे कि सदन में किस तरीके से गलत आरोप उन्होंने राहुल गांधी जी पर लगाए थे। अब राहुल गांधी जी की तारीफ कर क्या साबित करना चाहती है स्मृति ईरानी? उनको देखिए, उनको पहले भी आभास था इस बात का, लेकिन क्योंकि उन्हें नंबर बढ़ाने थे नरेंद्र मोदी जी की नजर में, अब वो नंबर बढ़ नहीं सकते। अब कंगना रनावत आ गई हैं, तो स्मृति ईरानी ने मोदी जी, थोड़ी सी राहुल गांधी जी की तारीफ ही कर ली। तो अच्छा, कंगना रनावत से आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर वो एक मूवी बना रही हैं तो आप लोग उनकी फिल्में रोकने देते हैं, बायकॉट करने के कहते हैं। इमरजेंसी एक वास्तविक घटना है, उसके ऊपर अगर वो जानकारी देना चाह रही है फिल्म के थ्रू, तो आप लोगों को समस्या क्या है? देखिए, दिक्कत मूवी से नहीं है, दिक्कत उनके बयान से और उनकी जो भाषा है उससे। वो जो किसानों को खालिस्तानी बोल सकती है, जो किसानों को बलात्कारी बोल सकती है, वो जो विनेश फोगाट को बेवकूफ़ बोल सकती है और कहती है कि वो ड्रामा करती हैं, तो वो कंगना रनावत, उसकी ज़रूरत नहीं है देश की जनता को। और इमरजेंसी मूवी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आजकल इतिहास अगर किसी को पढ़ना है तो वो पुरानी किताबें पढ़ सकता है, वो गूगल में चेक कर सकता है, उसको इतिहास की नॉलेज हो सकती है, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकता है। लेकिन कंगना रनावत, जिसको खुद नहीं पता कि भारत आज़ाद कब हुआ था, वो देश की जनता को ये बताने चली हैं कि भाई साहब इमरजेंसी क्यों लगी थी और इमरजेंसी मूवी में जो किरदार वो निभा रही हैं। देखिए, मूवी कभी भी सच को नहीं दिखा सकती, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल टॉपिक पर मूवी बने और गलत तरीके से बने जो देश की जनता को और आने वाली पीढ़ी को गुमराह करे। अच्छा, इमरजेंसी पे मूवी आती है तो आप लोगों को दिक्कत होती है। अभी एक मूवी आई है IC 8114 जो कि कांधार हाईजेक पे है, जो कि 1999 में हुई थी। तो उसमें कैरेक्टर के नाम जो है भोला, चीफ, बर्गर और शंकर रखे गए हैं। उस पर भाजपा वाले जो है कह रहे हैं कि सारे जो लोग थे वो उसमें मुस्लिम थे, तो फिर हिंदू नाम क्यों रखे गए हैं, क्यों हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है? आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, कुछ दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों में उनके नाम वही हैं जो
मूवी में दिखाए गए हैं, भोला शंकर जो भी नाम दिखाए गए हैं उनके वही नाम है, तो उन्होंने वही नाम रखे हैं। अब आप ये देख लीजिए, नाम से इतनी दिक्कत हो जाती है आपको मूवी में, तो इमरजेंसी मूवी में तो कैरेक्टर ही पूरा गलत प्ले कर रही है, तो हमें उससे तकलीफ नहीं होगी। अब देखिए, नाम पे इतना ज्यादा बवाल ये लोग कर लेते हैं, धर्म पे इतना ज्यादा बवाल करते हैं, और उनकी तो पूरे इतिहास को ही बदलने की बड़ी साजिश कंगना रनावत ने की है, तो इमरजेंसी मूवी से हमें भी इसलिए दिक्कत है। अच्छा, क्या लगता है हरियाणा चुनाव में विनेश फोगाट एक मुद्दा रहेंगी? जिस तरह से उन्होंने ओलंपिक में प्रदर्शन किया कि एक ही दिन में 3 मुकाबले जीते और उसके बाद वो फाइनल में गई, हालांकि फाइनल वो खेल नहीं पाई, वजन जो 100 ग्राम बढ़ गया था उसके बाद डिस्क्वालीफाई किया गया, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियों से वो गुजर कर गई और वहाँ पर जाके वो फाइनल में पहुँची, और फिर इस तरह से एक परसेप्शन ये बना कि सरकार ने सही पक्ष नहीं रखा है, तो क्या लगता है हरियाणा चुनाव में ये एक मुद्दा बन पाएगा आप लोगों के लिए? देखिए, मुद्दा बनने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के 2 ही मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, पहला किसान और दूसरा बेटी, और दोनों इस देश के मुद्दे होने चाहिए। किसानों को इन्होंने बॉर्डर पार नहीं करने दिया, पूरी फोर्सेस लगा दी। आप देखिएगा कि किसान किस तरीके से बैठे रहे धूप में, और इस तरीके से उनको मतलब प्रताड़ित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तोड़ दिया। फिर भी बावजूद इसके किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज भी लड़ते हैं, कल भी लड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन मोदी सरकार सत्ता से हटेगी ना, उस दिन ये किसान भी मोदी जी से सवाल पूछेगा और मोदी जी झोला लेकर भागेंगे। लेकिन उनका झोला जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि अडानी अंबानी का सारा पैसा नरेंद्र मोदी के पास है, और नरेंद्र मोदी का सारा पैसा अडानी अंबानी के पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोदी का पैसा है वही अडानी और अंबानी का है, और जो अडानी और अंबानी का पैसा है वही नरेंद्र मोदी का पैसा है। तो किसानों का मुद्दा और बेटी का, विनेश फोगाट को जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने टॉर्चर किया, और आपको क्या लगता है उसका वजन कैसे बढ़ गया? डाइटिशियन ऐसी क्या डाइट दे दी जो बेटी का वजन रातों रात बढ़ गया? और विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, उसके बावजूद बीजेपी का एक भी नेता उनसे मिलने नहीं आता है। तो कांग्रेस पार्टी में तो ऐसे लोगों का स्वागत है जो इन बलात्कारियों नेताओं के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जो सत्ता में बैठी है। तो हम विनेश फोगाट को अगर टिकट भी देती है कांग्रेस पार्टी, तो हमें बहुत खुशी और देगी भी आगे। अच्छा, हम एक सवाल पूछना चाहते थे कि अभी मोहन भागवत साहब जो कह रहे हैं कि जातिक जनगणना जो है वो समाज में जातिवाद को बढ़ाएगा, इससे भेदभाव बढ़ेगा। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। 60 सालों में कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात नहीं की, आज क्यों वो समर्थन कर रहे हैं? विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले ये नहीं कहेंगे कि जातिगत जनगणना नहीं करानी चाहिए। वो ये कहेंगे कि राहुल गांधी ने ये कह दिया, ये गलत, कैसे जातिवाद फैलेगा। आप ये सोचिए कि धर्म की राजनीति कौन करता है? मोदी जी जब मंच से भाषण देते हैं तो वो धर्म जाति सबको बांट देते हैं। जब मोदी जी वोट लेने जाते हैं तो वो हर धर्म को काउंटर करते हैं। आप देखिए, अगर वो हिंदू धर्म की बात करते हैं, वो सनातन धर्म की बात करते हैं, तो जातिगत जनगणना से क्या दिक्कत है? इनको पता तो चले कि भाई किस जाति के कितने लोग हैं, उस हिसाब से उनको सहूलियत दी जाए। क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी फायदा ले रहे हैं, ना किसी जाति के लोगों को फायदा हो रहा है, ना किसी धर्म के लोगों को फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेताओं को फायदा हो रहा है। मोदी जी तो खुद ओबीसी के बेटे हैं। उन्होंने चुनाव में कहा, 2014 में कहा कि मैं इस देश का सबसे बड़ा ओबीसी हूँ, ओबीसी का बेटा हूँ। तो वो तो जाति की बात करते ही करते हैं। वो ओबीसी के नहीं, वो किसी के भी बेटे नहीं, वो अपनी माँ के भी बेटे नहीं, क्योंकि वो बायोलॉजिकल बताते हैं अपने आप को। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी माता तक को भी भूल जा सकते हैं, तो उस देश की जनता में ओबीसी, एससी, एसटी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क सिर्फ पड़ता है कि सत्ता की कुर्सी कैसे है और देश में पैसा कैसे आए उनके पास। सिर्फ उनके पास पैसा आना चाहिए, देश की जनता के पास पैसा नहीं आना चाहिए। इसलिए स्टॉक मार्केट में बड़ा क्रैश 2 बार करा चुके हैं। सेबी की चीफ जो है उसका इस्तीफा मांगते हैं ये, और ना ही जब चुनाव हारे थे तो इन्होंने कहा था कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगाइए, 400 पार आ रहे हैं, पैसे बढ़ेंगे। तो तब भी स्टॉक मार्केट गिरी थी। तो देश की जनता को पैसे कैसे घटाने हैं देश की जनता के पास और अपने पास कैसे बढ़ाने हैं, मोदी जी को बहुत अच्छे से आता है। हरियाणा में कल एक 12वीं के क्लास के बच्चे की हत्या हो जाती है, गोली मार करके गौरक्षक जो है कर देते हैं। क्या लगता है आपको, इसको अभी चुनाव के समय पे इस तरह की जो घटनाएं फिर से बढ़ी है, आप इस पर क्या राय रखती हैं? देखिए, हरियाणा में ना कई ऐसे दल घूम रहे हैं जो हिंदुत्व का नारा लेकर घूमते हैं, सड़कों पर लड़ते हैं, लोगों को मारते हैं, होटल्स में चले जाते हैं, सड़कों पर उपद्रव मचाते हैं। मुझे लगता है कि जो गौरक्षा के नाम पे लोगों को मार रहे हैं ना, इनको सबसे पहले जो सड़कों पर गाय घूम रही है उनके ऊपर ध्यान दे देना चाहिए। आप हरियाणा में चले जाइए, आपको इतनी गंदगी, इतनी पॉलिथीन हार्मफुल मिलेगी जो गाय खा रही होती है और ये तमाशा देख रहे होते हैं। तब इनको गौ माता याद नहीं आती। इनको गौ माता तब याद आती है जब कोई उसको गौ माता को काट के खा रहा हो। आप ये देखिएगा कि गौ तस्करी जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा यूपी में होती है, गौ सप्लाई जो होती है। लेकिन बावजूद इसके इन लोगों को मुद्दा बनाना है, किसके खिलाफ बनाना है? एक विशेष धर्म के खिलाफ बनाना है, क्योंकि इनको राजनीति करनी है। फिर उसको राहुल गांधी जी से जोड़ देना है कि हाँ, राहुल गांधी जी जिनको सपोर्ट करते हैं वो गौ मांस खाते हैं। आप ये देखिएगा कि हिंदू लोग ज्यादा सेवन करते हैं मांसाहारी का। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज जो हरियाणा के छोटे-छोटे दल, हरियाणा में जो छोटे-छोटे दल बन चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, वो खुद को कोर्ट समझने लगे हैं। वो खुद ही तुरंत फैसला देते हैं। अगर जिस तरीके से वो तुरंत उन लोगों को मार देते हैं या जो भी उनके साथ उपद्रव करते हैं या उनको मारते हैं, पीटते हैं, जो भी करते हैं, अगर यही काम वो अगर रेपिस्ट के साथ कर दें, तो मुझे लगता है कि
उससे देश में जो शांति फैल जाएगी, वो नहीं करेंगे। क्यों? इनको क्या करना है, इनको मुद्दा बनाना है, देश में धर्म के नाम पर लड़ाई ना। हरियाणा में एक बहुत आपने देखा होगा कि बहुत से दल ऐसे घूम रहे हैं, बजरंग दल की बात कर लीजिए आप, ये गौ रक्षा के नाम पे बहुत लोगों को मारते हैं। लेकिन जब रक्षा की बात आती है, जिस मुद्दे को लेकर आप दूसरे को मार रहे हैं, आप उसके लिए क्या करते हैं? आप उसके लिए कहाँ स्टैंड लेते हैं? आप देखिए हरियाणा में गाय घूमती है, चाहे सरकार भी जो बात करती है कि हम गायों को प्रोटेक्शन देते हैं, गौ रक्षा करते हैं, तो आप देखिए सड़कों पर जो गाय घूम रही है, जो हार्मफुल पॉलिथीन्स खा रही है, जो बीमारियां हो रही है, जो चोट लग रही है, जो गाय लोगों को मार देती है रोड पे, सींग से मार देते हैं, सांड मार देते हैं लड़ते हुए, तो आप कहाँ प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, कहाँ उन चीज़ों को रोक पा रहे हैं? तो जब आप खुद नहीं रोक सकते तो आप दूसरे से क्या अपेक्षा करते हैं? अच्छा, चलते चलते एक आखिरी सवाल, हरियाणा चुनाव जो है अब 5 अक्टूबर को होने वाले हैं और कहा जा रहा है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की लहर खुद आप लोग कर रही हैं और बाकी मीडिया में चल रहा है, लेकिन एक और बात चल रही है कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस का मुकाबला जो है वो खुद कांग्रेस से है। वहाँ कई गुट काम कर रहे हैं, शैलजा जी भी हैं, हुड्डा साहब भी हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में ही एक गुटबाजी चल रही है, तो उसका नुकसान हो सकता है और इसका फ़ायदा जो है भाजपा को मिलेगा। क्या सोचती हैं आप? देखिए, फायदा भाजपा को नहीं मिलेगा, भाजपा की गलतफहमी है ये, जो आलाकमान तय करेगा उस पर ये लोग अड़े रहेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए हमारे हरियाणा में 2 मजबूत नेता है, एक हुड्डा जी और एक शैलजा जी हैं, तो दोनों का फायदा कांग्रेस को देखने को मिलेगा। इसलिए कांग्रेस की सरकार तो बन रही है। अब कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपने सीएम चेहरा बताकर चुनाव नहीं लड़ा, तो इस बार भी वो सीएम चेहरा बताकर हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े, लेकिन चुनाव के बाद जो भी सीएम होगा उसका स्वागत है, चाहे वो हुड्डा जी हो चाहे वो शैलजा जी हो, उससे देश की जनता को दिक्कत नहीं है। दिक्कत नरेंद्र मोदी से और उनकी सरकार से, तो वो सत्ता से हटने वाले इस बार सीएम बन रहे हैं हरियाणा में, या तो हुड्डा जी बन जाए, चाहे शैलजा जी बन जाए, कोई भी बन जाए। चलिए ठीक है, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने तनु जी से बात की। क्या है आपकी राय इस छोटे से बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।